आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना जिले में हुआ था। कॉलेज की शिक्षा के दौरान सुखदेव का झुकाव क्रांति की ओर हो गया। क्रांति के मार्ग पर उनके साथी थे भगत सिंह, यशपाल और भगवती चरण। 20 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जख्मी हो गए और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मौत का बदला सैंडर्स का वध करके लिया गया। सैंडर्स के वध की पूरी व्यवस्था सुखदेव की देखरेख में की गई। बम निर्माण की कला में पारंगत होने के बाद सुखदेव ने लाहौर में बम बनाने का कारखाना खोला। पुलिस को जब इस बात का सुराग लगा तो उसने सुखदेव को बम फैक्ट्री में ही गिरफ्तार कर लिया। सैंडर्स वध के आरोप में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा दर्ज किया गया। 7 अक्टूबर 1930 को जब मुकदमे का फैसला सुनाया गया तो सबसे ज्यादा आरोप सुखदेव पर ही लगे। जज ने उन्हें षड्यंत्र का मस्तिष्क और भगत सिंह को दाहिना हाथ कहा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी से पूर्व सुखदेव ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर फंदे को चूमा और स्वयं गले में डालकर झूल गए। आखिर हो ही गया तेरा सिलेक्शन। हाँ यार, तेरी वजह से। इसीलिए कहते हैं बेटा, हम जैसे दोस्त रखोगे तो फायदे में रहोगे। अबे एक सलाह क्या दे दी, ऊपर से 2 बातें भी सुना रहा है। चल अब चाय पिला दे। ये भी खूब रही, सिलेक्शन तेरा हुआ और चाय मैं पिलाऊं। चल ठीक है भैया, मुझसे ही पी ले। नमस्कार काका। नमस्कार बेटा, नमस्कार। अरे किस बात पर बहस हो रही है? अरे कुछ नहीं काका, एक जगह ऑडिशन था और मैं जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन भाई ने मुझसे बोला कि तू चले जा। मैं चला गया और मेरा सिलेक्शन हो गया, और इसी बात पे चाय पिलाने के लिए बोल रहा था ये। अरे दोस्त तो होते ही हैं एक दूसरे को सलाह देने के लिए और एक दूसरे पर कुर्बान होने के लिए, और जब कुर्बानी होती है तो दोस्ती मिसाल हो जाती है। जैसे बिस्मिल अशफाक, सुखदेव, भगत सिंह। और तुम अपनी सुनाओ बेटा। हम क्या सुनाए काका, हम तो आपसे सुनने आते हैं। अच्छा काका, मैंने कहीं सुना है कि भगत सिंह को क्रांति पथ पर आगे बढ़ाने में सुखदेव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक सुना है। वो सब एक दूसरे की ताकत थे, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं था, और सुखदेव की तो बात ही अलग थी। तो फिर आज हम सुखदेव के बारे में ही सुनेंगे। हाँ काका। हाँ ठीक है ठीक है। सुखदेव ने तो जैसे बचपन में ही भारत माता की सेवा का प्रण ले लिया था। सुखदेव अब तो बड़ा हो गया है बेटा, मैं चाहती हूँ तो शादी करके बहू ले आ बस। पर माँ, मैंने तो कुछ और ही सोच रखा है। तुझे जो सोचना है सोच ले, पर मेरा एक ही सपना है कि तू शादी कर ले, और अब मुझसे नहीं करा जाता ये सब काम। मुझे तो बहू का मुखड़ा देखना है, कह देती हूँ। हाँ पर माँ, मेरा एक ही ख्वाब है। वो क्या? अपने देश को आजाद कराना, अपने राष्ट्र को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना, ताकि आने वाली कौम, देश का एक एक बच्चा आजादी के खुले आसमान में सांस ले सके। और अपनी माँ के लिए? अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करेगा तू? मैं तेरी कोई नहीं हूँ, बोल। अपनी माँ के लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। अच्छा, और कौन सी माँ है रे तेरी? भारत माता। माँ, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही अपनी भारत माता को भी चाहता हूँ। उसे अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराना मेरा फर्ज नहीं है क्या? क्या मैं उसे ऐसे ही तड़पता छोड़ दूं? क्या ऐसे सहने दूं उसे जुल्म जो अंग्रेज किए जा रहे हैं? तेरी बड़ी बड़ी बातों से मुझे बड़ा डर लगता है। क्या बात हो रही थी माँ बेटे के बीच? अब क्या बताऊं, मेरी तो एक नहीं सुनता। आपका उस पर बहुत प्रभाव है, शायद आपकी बात मान ले। उसे समझाने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप कहेंगे तो। आप समझती क्यों नहीं? हमारी किसी भी तरह की कोशिश उसका रास्ता नहीं रोक सकती, बल्कि हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारा सुखदेव देश प्रेम के रास्ते पर चल पड़ा है। बस वो जितने दिन हमारे साथ रहे, हमें उसी में संतोष करना चाहिए।
फिलहाल तो वो और पढ़ाई करना चाहता है। उसकी बात मानकर हमें अब उसे कॉलेज भेजना चाहिए। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कॉलेज में ही सुखदेव का झुकाव क्रांति की तरफ हो गया था। सुखदेव ने बोर्डिंग छोड़ दी और क्रांति मार्ग पर उसके साथी थे भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण। वो अपने भाई के साथ किराए के मकान में रहने लगा। देखते ही देखते वो मकान क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। एक दिन जब सुखदेव कहीं से लाहौर लौट रहा था तो स्टेशन पर साहब, आप इस डिब्बे में मत बैठिएगा। वो क्यों भाई? वहां सब अंग्रेज अफसर बैठे हैं। फिर तो मैं यहीं बैठूंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे। छोकरे, तुम इधर नहीं चढ़ सकता है। क्यों? क्या डब्बा तुमने रिजर्व करा रखा है? अभी तुमको बताता है। गार्ड, नेक्स्ट स्टेशन पे इसको बाहर फेंक दो। हाँ, आ जाओ बेटा, देखते हैं किसमें कितना दम है। मारो। अरे मारते तो नहीं, मारो। अब तुम कभी ऐसा नहीं करेगा। अरे रे, भले आदमी, इतनी मार खा गया। क्या नाम है रे तेरा? मार खाना। अरे मार ढाला सालिमों ने। अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बताओ तो, हुआ क्या है तुम्हें? ये हुआ कैसे? अरे बताता हूं यार, जरा सांस तो लेने दो। मथुरा, एक काम कर, जा और अंदर से तेल की शीशी ले आ। हाँ, अभी लाया। अब हुआ ये कि मैं लाहौर लौट रहा था और अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई। अच्छा, ये लो तेल की शीशी। ले भगत, जरा मालिश तो कर दे यार, मार मार कर भुर्ता बना दिया है। हाँ हाँ, पर आगे तो बता। हुआ ये कि मैं ट्रेन में बैठा, वहां एक सिपाही ने मुझसे कहा कि यहाँ बैठ मत, और तू तो मुझे पर भाई, तुमने ऐसा किया क्यों? अरे मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मैं कितनी मार खा सकता हूँ। कमबख्तों ने मौका तक नहीं दिया। वरना क्या? वरना मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अपने से तगड़े आदमी के मुंह पर अगर जोरदार घूंसा जड़ दिया जाए तो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। अच्छा, तो क्या आज आजमाइश का इरादा है? हाँ, और क्या? क्या? अरे हाँ भाई, चलो अभी चलते हैं बाजार। बाजार में कोई ना कोई तो जोर आजमाइश के लिए मिल ही जाएगा। अरे रे रे रे, पहले अपनी हालत तो सुधार लो। मेरी चिंता मत करो दोस्तों, मैं ये गया और वो आया। कोई मुझसे भी तगड़ा आदमी मिल जाए तो उस नुस्खे की आजमाइश हो जाए। वाह, वो रहा पहलवान। चलो इसी को आजमा लिया जाए। पहलवान जी नमस्कार। कौन है बे? अरे मैं सुखदेव। अरे कौन सुखदेव? पहचाना नहीं? अभी पहचान जाओगे। ये ले। अरे ये मेरी आंखों के आगे अंधेरा कैसे छा गया? मार डाला है। अरे वाह, ये नुस्खा तो सच में असरदार है। पर यह आदमी कितनी देर तक बेहोश रह सकता है? यहीं रुक कर देखा जाए। अरे बारे वाह, अरे इसे होश आ रहा है। कहाँ गया वो छोकरा? है तू तो यहीं बैठा है। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। मुझे मारता है। घूसा मारेगा। अरे जाने दो पहलवान जी, जाने दो बेचारे को। अरे कैसे जाने दो? मुझे घूसा मारा है इसने। क्यों रे छोकरे, तूने ऐसा क्यों किया? मार के भाग जाता, यहाँ खड़ा क्यों था? ये देखने के लिए कि एक घूंसे में कोई कितनी देर तक बेहोश रह सकता है। और क्या? तू तो पागल है पूरा। सच में काका, बड़े मजाकिया थे सुखदेव। मजाकिया नहीं बेटा, जिंदा दिल बोलो, जिंदा दिल।
पर हाँ, इन सब हंसी मजाक के बीच भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूले। तभी तो उन्हें क्रांतिकारियों की एक बैठक में पंजाब प्रांत का संगठन करता चुना गया और तब से पंजाब की क्रांति से जुड़े सारे दायित्वों को सुखदेव ने बखूबी निभाया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का साया अब लाहौर पर पड़ चुका है, पर हम उन्हें यहां जमने नहीं देंगे। ठीक कहते हो सुखदेव, हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। हाँ, चाहे हमारी जान चली जाए साथियों, पर हम इन गोरों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। सब लोग पीछे हटता है कि नहीं? गो बैक, हटो पीछे। हम नहीं हटेंगे। लाठी चार्ज। लाला जी, लाला जी को लाठी लग गई। लाला जी को बहुत चोट आई है, इन्हें यहाँ से ले जाना ही बेहतर होगा। आराम से, अरे संभल कर। सुखदेव, भगत, मेरा तो यह आखिरी वक्त है। मैं देश को आजाद न करा सका, अब इस सब का जिम्मा तुम पर है। तुम लोगों को कुछ करना होगा। तुम हमें लाला जी की मौत का बदला लेना है सुखदेव। हम उनकी मौत को यूं व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ठीक कहते हो भगत, अब हमें मिलजुल कर कुछ ऐसा करना होगा जिनसे इन गोरों की नींव तक हिल जाए। तो ठीक है, हम राजगुरु और पंडित चंद्रशेखर आजाद को भी लाहौर से बुलवा लेते हैं, फिर बाकी सब मिलकर तय कर लेंगे। साथियों, लाला जी की मौत का हमें भी बहुत दुख है, लेकिन उनकी मौत हमारे लिए एक प्रेरणा होगी और हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं। बताइए, मुझे यहां क्यों बुलाया है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजादी की राह पर चलते हुए आदरणीय लाला जी शहीद हो गए, लेकिन हम उनकी शहादत को यूं जाया नहीं होने देंगे और लाला जी पर चली लाठियों का जवाब हम गोलियों से देंगे। गोलियों से? हाँ, गोलियों से, क्योंकि ये गोरे प्यार से समझने वाले नहीं है। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? हम उस सैंडर्स को मारेंगे। कहिए, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, बात तो ठीक कहते हो, पर क्या कोई योजना है? जी पंडित जी, सुखदेव ने ना सिर्फ सैंडर्स को मारने की योजना बनाई, बल्कि उसके बाद के सारे मूवमेंट्स के बारे में भी सोच रखा है। तो फिर ठीक है सुखदेव, विस्तार से योजना बताओ। पंडित जी, शाम को सैंडर्स वहां से और सामने गली पर एक मोड़। अच्छा, हम लोग वहीं सब उसका तो काका, क्या सैंडर्स मारा गया? हाँ, योजना सफल हो चुकी थी और सफल हो चुके थे क्रांतिकारियों के मंसूबे। लेकिन क्या सैंडर्स के मरने के बाद गोरों की नजर इन पर नहीं पड़ी? नहीं बेटा, इसके पहले कि अंग्रेज उन तक पहुंचते ये लोग शहर से बाहर जा चुके थे। सुखदेव ने दुर्गा भाभी के साथ मिलकर सबको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। तो फिर काका, ये लोग अलग अलग होकर कमजोर पड़ गए होंगे? नहीं, अलग अलग रहने पर भी ये लोग अपना फर्ज नहीं भूले। सब अपने अपने तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। इसी दौरान भगत सिंह की मुलाकात कलकत्ता में यतीन्द्रनाथ से हुई, जो बम बनाने में माहिर थे। भगत सिंह के अनुरोध पर यतीन्द्रनाथ सभी साथियों को बम बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गए और इसीलिए फिर एक बार सभी आगरा में मिले, जहां इन सबको बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। यार सुखदेव, अब तो हम बम बनाने में माहिर हो चुके हैं। हे, क्या हुआ? कहां खो गया? कुछ नहीं यार, मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि बचपन से मेरे हाथ पर मेरा नाम गुदा है, कहीं मेरी गिरफ्तारी का सबब ना बन जाए। तो क्या यार, मैं इसे किसी तरह मिटा दूं तो? तू भी पागलों जैसी बात करता है। यह कोई स्लेट पर लिखी इबारत है जो यूं ही मिट जाए? चल,
मैं जरा बाजार से होकर आता हूं। नाइट्रिक एसिड मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। वैसे होना तो यहीं कहीं चाहिए। अरे वाह, ये रहा। वाह, आज इस एसिड से मैं अपने हाथ पर गुदे नाम को मिटा ही लूंगा। माँ, क्या बात है सुखदेव? मैंने सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं। लो, अब मेरी तबीयत को क्या हुआ? अब थोड़ा थक गया था तो लेट गया बस। अच्छा, जरा हाथ तो दिखा। अरे अब हाथ देखकर क्या कर लोगे? कहा ना कुछ नहीं है। तो हाथ क्यों नहीं दिखाता? चल हाथ दिखा। अरे तेरा शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। ये क्या हुआ? तूने अपना हाथ जला लिया। तू भी ना सुखदेव, तू नहीं सुधरेगा। चल तुझे अस्पताल लेकर चलता हूं। नहीं भगत, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं अपनी भारत मां को आजाद न करा दूं, अपने जख्मों को मरहम नहीं लगाऊंगा। पर सुखदेव, तू चिंता मत कर भगत, मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हाँ, ट्रेनिंग खत्म होते ही दुर्गा भाभी से मिलने लाहौर चला जाऊंगा। दुर्गा भाभी। कौन है? मैं सुखदेव। हाँ हाँ, मैं यहाँ हूँ ऊपर रसोई में। तू भीतर आजा, बैठ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, भाभी तो ऊपर रसोई में है। मैं तब तक क्यों ना इस बची हुई निशानी को भी मिटा दूं। पर कमबख्त ये नाम एसिड से जलाने पर भी ना मिटा तो कैसे जाएगा। हाँ, ये रही मोमबत्ती। ये ठीक रहेगा। इसकी लौ से चमड़ी भी जल जाएगी और रहा सहा नाम भी मिट जाएगा। अरे ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? सुखदेव, हे भगवान, तू क्या कर रहा है सुखदेव? पागल हो गया है क्या? हटा हटा ये सब। बस भाभी, हो गया। पर ये सब ये क्या है सुखदेव? कुछ नहीं भाभी, तुम नहा के परेशान होती हो। पर देख सुखदेव, तू आगे से कभी कुछ ऐसा मत करना। अच्छा ठीक है, बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। वो क्या है? बोल। भाभी, अब मैं बम बनाना अच्छी तरह से सीख गया हूँ, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अपने कुछ साथियों के साथ लाहौर में बम बनाने का कारखाना खोल लिया जाए। लेकिन बम बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। क्या सचमुच तुम ये कर पाओगे? हाँ भाभी, बिल्कुल, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। देखो, बम तो हम बना ही लेंगे, और रही उस पर खोल ढलवाने की बात, तो मैंने उसके लिए एक मिस्त्री से भी बात कर रखी है। अच्छा, तो ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। पर देख, जो भी करना संभल कर करना। अच्छा भाभी, तो मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। अरे संभल कर भाई, कहीं एक भी बम हाथ से छूट गया ना तो हमारा ही काम तमाम हो जाएगा। क्या हाल है भाई सुखदेव? और कैसा चल रहा है तुम्हारा कारखाना? अपनी आंखों से देख लो दोस्त, हमने अंग्रेजों की तबाही का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। हाँ, वो तो है। खैर, तुम बताओ कैसे आना हुआ? सुखदेव, सुना है कि केंद्रीय समिति जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल का विरोध कर रही है। अच्छा, उनका अगला कदम क्या है? उनका निर्णय है कि कोई दो साथी असेंबली में बम विस्फोट करें। तो फिर दोनों क्रांतिकारियों को चुनाव भी कर लिया होगा। वो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर है कि उनमें भगत सिंह नहीं हो। क्या कह रहे हो? हाँ, फैसला तो यही लिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बम फेंकने वालों में भगत सिंह का नाम होना जरूरी है। मैं भगत से मिलकर जल्दी बात करता हूँ। अरे सुखदेव मेरे भाई, आ गले लग जा। नहीं भगत, मैं तुमसे नाराज हूं। नाराजगी और मुझसे? अच्छा, इतने दिन मिला नहीं इसलिए? नहीं, वो बात नहीं। तो क्या बात? मैं भी तो जानूं मेरा यार किस बात पर खफा है। मैंने सुना है कि असेंबली में ये जो बम विस्फोट हो रहा है उसमें तू नहीं है। हाँ भाई, ये केंद्रीय समिति का फैसला है। देख भगत, मैं जानता हूं कि तू पकड़ा गया तो तुझे फांसी हो जाएगी, पर मैं ये नहीं चाहता कि लोग तुझे कायर कहें। कायर? हाँ, कायर।
पर ये केंद्रीय समिति को क्या तुम रोक नहीं सकते? पर मैं तुम में अहंकार आ गया भगत। सुखदेव, ये सब क्या बोले जा रहे हाँ हैं? सच है, तुम मौत से डरने लगे हो। सुखदेव, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। अरे जब तुम जानते हो कि तुम्हारे सिवा कोई भी अदालत में हमारे उद्देश्य को अच्छी तरह से नहीं रख सकेगा, फिर भी तुम पीछे हट रहे हो, क्यों? देखो सुखदेव, ये मेरा फैसला नहीं है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि आने वाली नस्लें तुम्हें कायर कहकर पुकारे? सुखदेव, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। नहीं, मेरे ख्याल से मैं अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही होगा। मैं अभी समिति की मीटिंग बुलाता हूं। ठीक है भगत, जब तुम खुद यही चाहते हो कि बम फेंकने वालों में तुम भी हो तो ठीक है। जी शुक्रिया। अच्छा, मेरा दूसरा साथी कौन होगा? दूसरे साथी का नाम है बटुकेश्वर दत्त। वाहे गुरु, कि मैंने क्या किया? अपने सबसे प्यारे दोस्त को सूली पर चढ़ा दिया। दुर्गा भाभी, क्या हुआ रे सुखदेव? तू इतना दुखी क्यों है? हाँ, इतने खुश रहने वाले इंसान की आंखों में आंसू? मुझे माफ करना रब, मुझे माफ करना। भगत, मेरा यार भगत। क्या हुआ रे भगत को? बता। भगत असेंबली में बम फेंक रहा है और फिर उसे नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उससे आखिरी बार मिलना है तो दिल्ली चली जाओ। अच्छा काका, तो जब असेंबली में बम फेंका गया तो सुखदेव लाहौर में ही रहा? हाँ, सुखदेव वहीं रहकर अपना काम करता रहा, लेकिन इसी बीच वो पुलिस की नजरों में आ गया। वो कैसे? असल में जहां वो बम के खोल ढलवाता था, वहां एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया। तो सुखदेव पकड़ा गया? हाँ, पुलिस ने पीछा करके उसे कारखाने में पकड़ लिया। तो फिर पुलिस वालों ने तो जमकर पूछताछ की होगी। हाँ, और उस पूछताछ में सुखदेव ने कुछ क्रांतिकारी ठिकानों के नाम भी बता दिए। ठिकानों के नाम? पर वो तो सच्चा क्रांतिकारी था ना? हाँ भाई, सुखदेव ने उन्हीं ठिकानों के नाम बताए जो पहले से क्रांतिकारी खाली कर चुके थे। और इस तरह वो पुलिस की मार से बच गया। और असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ वो? उसके कारण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला। चूंकि भगत सिंह सैंडर्स मर्डर केस में शामिल था, उसे आजीवन कारावास हुई। तहकीकात में सुखदेव को नाम भी आ चुका था। लाहौर षड्यंत्र केस के चलते अब फिर एक बार दोनों दोस्त साथ में थे, लेकिन खुले आसमां तले नहीं, लाहौर जेल की सलाखों के पीछे। ओए सुखदेव, आजा यार आजा। देखा, तकदीर ने एक बार फिर से हमें मिला दिया। यार भगत, माना कि हम जेल में हैं, पर ये खाना, ये जली हुई रोटियां और ये गंदा पानी। हाँ, और बाहर की दुनिया से तो जैसे हम कट ही गए। एक अखबार भी मयस्सर नहीं है हमें। यार कुछ करना होगा। लेकिन ये गोरे हमारी मांगे ऐसे नहीं मानेंगे। तो फिर हम क्या करें? हम अनशन करेंगे, और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, हम ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। सुनो भाई, जरा इधर सुनो। हाँ, क्या है? जेलर को बता दो कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम अनशन पर हैं। सर, क्रांतिकारियों ने अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उन्हें जेल में बेहतर सुविधाएं दी जाए, वरना वो ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। व्हाट रबिश! देखते हैं कितने दिन तक चलता है उनका ये नाटक। पहले तो सख्ती करो, और अगर तब भी नहीं माने तो जबरदस्ती मुंह में पाइप डालो और दूध पिलाओ। मतलब जबरदस्ती? यस, जबरदस्ती। डॉक्टर गो अहेड, दो इनका अनशन। अरे आने दो उसको, हम किसी डॉक्टर वॉक्टर से नहीं डरते। सर रुकिए, वो सुखदेव की कोठरी है, उधर संभल कर जाइएगा। मुझे नहीं लगता हम उसे जबरदस्ती दूध पिला पाएंगे। देखता हूँ कैसे नहीं पीता है। ताला खोलो इसकी कोठरी का, अनलॉक द सेल। जी सर। पकड़ो।
पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, जबरदस्ती के खिलाफ पकड़ो, जबरदस्ती पकड़ो, अनशन खाता है। बाप रे, अनशन की कमजोरी में भी वही जज्बा। हाँ, सुखदेव और क्रांतिकारियों का ये जज्बा ऐसे ही कई दिनों तक जारी रहा। कुछ दिनों बाद जब मांगे मानने की घोषणा हुई तब जाके अनशन खत्म हुआ। हालांकि ऐसा ही अनशन एक बार और हुआ था। तब तो अंग्रेज सुखदेव को जबरदस्ती पानी तक नहीं पिला पाए। कमजोरी के चलते वो बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में ही पानी पिलाकर उसकी जान बचाई गई, वरना सुखदेव जेल में ही शहीद हो गया होता। फिर क्या हुआ काका? होना क्या था बेटा, सुखदेव तो जैसे फांसी के फंदे का इंतजार ही कर रहा था। वो अब किसी से ज्यादा बात न करता, और तो और अदालत में जब पेशी होती तब भी बस सर झुकाकर खड़ा रहता था। ऑर्डर ऑर्डर। लाहौर षड्यंत्र केस के सारे सबूतों और गवाहों के बिना पर आज 7 अक्टूबर 1930 को यह फैसला सुनाया जाता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों कड़ी सजा के हकदार हैं। इस पूरे मामले में नजर डालने पर पता चलता है कि सुखदेव इस षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है और भगत सिंह उसका दाहिना हाथ। लिहाजा इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, टू बी हैंग टिल द डेथ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुखदेव, ये जानते हुए भी कि 23 मार्च को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम कुछ करते क्यों नहीं? जानते हो बाहर हमारे क्रांतिकारी भाई इस फांसी को रुकवाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। तुम्हें भी उनका साथ देना चाहिए। मेरा साथ बस यहीं तक का था। मैं क्यों विरोध करूं उस फैसले का जिससे मैं खुश हूं? मैं तो अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि मुझे भारत माता के चरणों में कुर्बान होने का मौका मिल रहा है। ये देखो, मैंने गांधी जी को जो खत लिखा है उसका मजमून भी कुछ इसी तरह है। लाहौर षड्यंत्र केस के सजा याफ्ता 3 कैदी जो सौभाग्य से मशहूर हो गए हैं और जिन्होंने जनता की बहुत अधिक सहानुभूति प्राप्त की है, वे क्रांतिकारी दल का बड़ा हिस्सा नहीं हैं। उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। सच पूछा जाए तो उनकी सजा घटाने की अपेक्षा उनके फांसी पर चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है। माफी मांगने में क्या समस्या? अपने हाथों से मारने कुछ तो मांगनी नहीं चाहिए। देव को ये सारी बातें समझनी चाहिए। किस तरह की बात हो रही है? साथियों, ये तो खुशी का मौका है, फिर ये आंसू क्यों? हमारे लिए फंदा फांसी का नहीं, फूलों का है। अच्छा, चलते हैं, अलविदा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुखदेव जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। राजगुरु जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद। सुखदेव जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। और इस तरह देखते देखते फांसी के फंदे पर झूल गए वो। सच में काका, मरकर भी देशभक्ति की महान मिसाल दे गए ये लोग। हाँ,
देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल और रोशन करके गए एक ऐसी मशाल जिसे आज भी दमक रहा है हिंदुस्तान हमारा। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।